चलिए अब स्टार्ट किया जाए ब्लॉक केमिस्ट्री में बोरॉन और कार्बन फैमिली को। बेटा बोरॉन और कार्बन परिवार हम पढ़े हैं, इससे पहले आपको अक्रिय युग्म प्रभाव पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो यहाँ से निकल के आते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे वो अक्रिय युग्म प्रभाव से करेंगे। बेसिकली बोरॉन परिवार, कार्बन परिवार और नाइट्रोजन परिवार, ये तीन फैमिली ऐसी हैं जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या है अक्रिय युग्म प्रभाव? जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बोरॉन परिवार में, बोरॉन और एल्यूमिनियम को छोड़ दें H2P1 आता है। आपको याद होगा गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d10 4s2 4p1। इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 4d10 5s2 5p1। थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 4f14 5d10 6s2 6p1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पहले से पढ़ रखे हैं आवर्त सारणी में। गैलियम चौथे आवर्त का सदस्य है, इंडियम पांचवें आवर्त का सदस्य है और थैलियम छठे आवर्त का सदस्य है। सो होता क्या है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन इन तीन फैमिली में चौथे आवर्त से ये बातचीत, एक स्पेसिफिक बातचीत शुरू हो जाती है। क्या बातचीत शुरू हो जाती है? 3d10 की पुअर स्क्रीनिंग आ जाती है। आपको पता है कि डी और एफ में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये दुर्बल परिरक्षण करते हैं, और जब ये दुर्बल परिरक्षण करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रभावी नाप की आवेश बढ़ जाता है। सो चौथे, पांचवें आवर्त और छठे आवर्त में नाभिक का आकर्षण थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होता है डी और एफ के इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण के कारण। और इससे होता क्या है, ये आकर्षण 4s के इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है और 4p के इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है। 4s नाभिक के थोड़ा ज्यादा नजदीक है, 4p दूर है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण ज्यादा लगता है, 4p के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण थोड़ा सा कम लगता है। और इसकी वजह से, इस एक रीजन से, ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन हैं बाह्यतम कोष के, s उपकोष के इलेक्ट्रॉन, इनको अयुग्मित करने के लिए, इनको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ज्यादा। कंपेयर किससे कर रहे हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले जाएं, बंध बनाएं और जो ऊर्जा निकले उसकी तुलना में, तो समझे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते, बाहर निकलते या अयुग्मित होते और फिर बंध बनाते और ऊर्जा निकलती, वो ऊर्जा निकलती है कम। उसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है ज्यादा। क्यों ज्यादा देनी पड़ती है? क्योंकि नाभिक का आकर्षण ज्यादा है। 4p की तुलना में 4s नाभिक के पास है, इसलिए 4s के इलेक्ट्रॉन पे ये आकर्षण ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं होते, फिर बंध निर्माण में आसानी से भाग नहीं लेते। यानी ये इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है, बाह्यतम कोष के, s उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है, और इसे कहा जाता है अक्रिय युग्म। और ये जो प्रभाव है रासायनिक निष्क्रियता दर्शाने का, ये प्रभाव कहलाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अब आप अगर देख पा रहे हो चौथे और पांचवें आवर्त में तो केवल और केवल डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन है जिनका दुर्बल परिरक्षण है। छठे आवर्त में एफ उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, उनका भी दुर्बल परिरक्षण लगेगा। सो अक्रिय युग्म प्रभाव और ज्यादा पावरफुल होने वाला है। अब परिभाषा तो ये रही, हमने अभी अभी बात की है कि अगर आप कम से कम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें तो बात यह है कि बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में चौथे, पांचवें और छठे आवर्त के तत्वों के लिए बाह्यतम कोष के s उपकोष के दो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म होता है, उसको अयुग्मित करने के लिए या बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो ज्यादा होती है उस ऊर्जा की तुलना में जो बंध निर्माण पर निकलेगी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन का युग्म रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने लग जाता है, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? चौथे आवर्त से स्टार्ट होता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अब इसको कैसे हम अप्लाई करें, इस कंसेप्ट को समझें। एक अक्रिय गैस विन्यास होता है, एक छद्म अक्रिय गैस विन्यास होता है। अक्रिय गैस विन्यास बोले तो किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। परमाणु में तो नहीं मिलेंगे, आयंस में मिलेंगे। और छद्म अक्रिय गैस विन्यास क्या होगा? किसी तत्व के परमाणु या आयन के बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। अब गैलियम, इंडियम, थैलियम के ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बाह्यतम कोष है जिसे आप अंतिम कोष बोलते हो, और ये उपांतिम कोष है। अंतिम कोष, उपांतिम कोष, अंतिम कोष, उपांतिम कोष। ठीक, एक तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव लग रहा है। अक्रिय युग्म प्रभाव लग रहा तो एस के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे,
एस के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे तो इलेक्ट्रॉन कौन से निकल रहे हैं, पी के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और पी का अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में आएंगे। गैलियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालो अक्रिय प्रभाव से, एस के 2 नहीं निकलेंगे, एस के 2 इधर ही है, पी का एक निकल गया तो गैलियम +1 बनेगा, इंडियम +1 बनेगा, थैलियम +1 बनेगा। ये अक्रिय प्रभाव की वजह से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बोरॉन परिवार में जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई दे रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, उत्तरदायी कारक क्या है, तो वो कारक आप क्या बोलोगे, अक्रिय प्रभाव। अब अगर छद्मक्रिय गैस विन्यास अपना इफेक्ट दिखा रहा होता तो क्या होता, ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये बाह्यतम कोश नहीं रहा, बाह्यतम कोश ये हो गया जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्लियर। सो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास H2P6D10 लाना है तो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करोगे तो +3 में आएगा, गैलियम +3 में आएगा, इंडियम +3 में आएगा, थैलियम +3 में आएगा। तो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों फैमिली में 2 तरह की धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलने वाली हैं, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उत्तरदायी कारक क्या होगा, अक्रिय यौगिक प्रभाव, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उत्तरदायी कारक क्या होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय यौगिक प्रभाव बढ़ता है तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्थायित्व भी बढ़ेगा, और जब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा, डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। चौथे और 5वें आवर्त के तत्व, चाहे वो बोरॉन फैमिली के हों, कार्बन फैमिली के हों, नाइट्रोजन फैमिली के हों, चौथे और 5वें आवर्त के तत्वों के लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। जैसे बोरॉन परिवार के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हायर +3। गैलियम, इंडियम चौथे और 5वें आवर्त के तत्व, इनके लिए +3 ज्यादा स्थायी है। मतलब गैलियम +1 और गैलियम +3 में ज्यादा स्थायी कौन, गैलियम +3। इंडियम +1, इंडियम +3 में ज्यादा स्थायी कौन, इंडियम +3। लेकिन जो छठे आवर्त का तत्व है वहां पर अक्रिय प्रभाव अपनी सबसे ज्यादा पावर दिखाता है और उसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो चौथे और 5वें आवर्त के तत्व के लिए क्या है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, जबकि छठे आवर्त के तत्व के लिए क्या है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। थैलियम +1 और थैलियम +3 में थैलियम +1 ज्यादा स्थायी है। क्लियर। चलिए इसी तरह का पैटर्न आपको इधर दिखाई देगा। आप सोचो ना, कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन छोड़ दो दूसरे तीसरे आवर्त के तत्व को, तो चौथे आवर्त से शुरू करें। जर्मेनियम टिन लेड, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा आवर्त। जर्मेनियम टिन लेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको मैच करेगा। भाई बोरॉन में P1 आता है और कार्बन फैमिली में P2 आ जाएगा P1 की जगह। अब यहां पर आपको क्या करना, अक्रिय यौगिक प्रभाव लगाना है। अक्रिय यौगिक प्रभाव लगाओगे तो S कोश के इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेंगे, P के जरूर निकल जाएंगे, और P के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ गई कार्बन परिवार में। जर्मेनियम +2, टिन +2 और लेड +2 किसकी वजह से बने, ये +2 वाले आयन कार्बन परिवार में। अक्रिय यौगिक प्रभाव, क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, P के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और अक्रिय यौगिक प्रभाव से जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसका स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो जर्मेनियम टिन और लेड +2 में अगर स्थायित्व की बात करें तो जर्मेनियम +2 से ज्यादा स्थायी कौन है, टिन +2 है, और टिन +2 से ज्यादा स्थायी कौन है, लेड +2 है। अब इधर आ जाओ जरा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, ये चारों के चारों बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बच जाएगा H2P6D10, 18 इलेक्ट्रॉन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। चारों इलेक्ट्रॉन अगर बाह्यतम कोश के निकाल दें तो जर्मेनियम +4 बनता है, टिन +4 बनता है, लेड +4 बनता है। किसके कारण बने, छद्म अक्रिय गैस विन्यास के कारण। और ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। चौथे और 5वें आवर्त के तत्वों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है, यानी जर्मेनियम +2 और टिन, जर्मेनियम +4 में कौन ज्यादा स्थायी, जर्मेनियम +4। टिन +2, टिन +4 में कौन ज्यादा स्थायी, टिन +4। लेड +2, लेड +4 में, ये छठे आवर्त का तत्व है। और छठे आवर्त के तत्व में जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो ज्यादा स्थायी होती है, तो लेड +2 ज्यादा स्थायी होता है, जर्मेनियम और टिन में +4 ज्यादा स्थायी है। ठीक इसी तरह से आप नाइट्रोजन फैमिली में भी देख सकते हैं। भाई यहाँ पर H2P3 है, अक्रिय यौगिक प्रभाव लगाओ, S के 2 इलेक्ट्रॉन मत भेजो, P के जो 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं बाहर निकाल दो, तो अक्रिय यौगिक प्रभाव लगाओगे। नाइट्रोजन परिवार में P के 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +3।
तो नाइट्रोजन परिवार का +3, कार्बन परिवार का +2 और बोरॉन परिवार का +1। किसकी वजह से? अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अक्रिय युग्म प्रभाव बढ़ता है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व तो घटता है। चौथे और पांचवें आवर्त के तत्व में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। छठे आवर्त के तत्व में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। होप सो बात समझ में आई होगी। आइए अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। चलिए, अक्रिय युग्म प्रभाव की हमने परिभाषा तो देख ली, अब इसके एप्लीकेशन भी देख लें, अनुप्रयोग भी देख लें। भाई, अक्रिय युग्म प्रभाव की सहायता से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी प्रजाति ऑक्सीकारक होनी चाहिए, किसको अपचायक होना चाहिए, किसको एक्सिस्ट करना चाहिए, किसको एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए। कैसे, समझे जरा। भाई, आपको ये पता लगाना है कि कोई दी गई प्रजाति ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। कंसेप्ट लगाओ। क्या कंसेप्ट लगाओ? बोरॉन फैमिली, थर्ड ए के मेंबर कौन कौन से? गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? ये 4th पीरियड एलिमेंट, ये 5th पीरियड एलिमेंट, ये 6th पीरियड एलिमेंट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? +1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। तो भाई इतना तो हमें पता है ना कि जो 4th और 5th पीरियड एलिमेंट है उनके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। यानी हम बोल सकते हैं कि गैलियम +1 और गैलियम +3 में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? गैलियम +3 की। हम ये बोल सकते हैं कि इंडियम +1 और इंडियम +3 में स्थायित्व किसका ज़्यादा है? इंडियम +3 का ज़्यादा है। लेकिन जो 6th पीरियड एलिमेंट होता है उसके लिए क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी थैलियम +1, थैलियम +3 में स्थायित्व किसका ज़्यादा है? थैलियम +1 का। अब मान लो कि हमारे पास गैलियम का कोई सॉल्ट है जो +1 में है, ठीक है। अगर ये +1 में है तो इस कम स्थायी है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल है, कम स्थायी है। तो लेस स्टेबल से किस में जाना चाहेगा? मोर स्टेबल में जाना चाहेगा ना। ये गैलियम +3 बनाना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये जो गैलियम +1 है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अपचायक की तरह व्यवहार करेगा। गैलियम +3 अपने आप में स्थायी है तो ना तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है, ना ही इसको रिड्यूसिंग एजेंट होना है, कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सेम कंसेप्ट आप लगा सकते हो किसके लिए? इंडियम के लिए। भाई, इंडियम के लिए भी तो +3 ज़्यादा स्थायी होता है ना। तो इंडियम का अगर +1 का आपने कोई सॉल्ट ले लिया तो गारंटी है कि वो क्या हो जाएगा? +3 में जाने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक होता है। सपोज आपके पास थैलियम +1 का सॉल्ट है। क्या थैलियम +1 थैलियम +3 में जाना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ज़्यादा स्थायी होती है। तो ये इस तरह से नहीं जाएगा। तो क्या थैलियम +1 को रिड्यूसिंग एजेंट माने? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका रिवर्स जरूर हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है कि थैलियम +3 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके +1 में चला जाएगा। भाई, जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बनेगी, ये लेस है, ये मोर स्टेबल है। +3 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर बैक रिएक्शन जरूर शो कर जाएगा। इसका मतलब ये जो थैलियम +3 है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कंसेप्ट आप कार्बन फैमिली पे भी लगा सकते हो और नाइट्रोजन फैमिली पे भी लगा सकते हो। सपोज मैं कुछ सॉल्ट दे दूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि गैलियम का ऑक्साइड है Ga2O3, ठीक है। गैलियम का एक मैं क्लोराइड ले लेता हूं +1 में। मेरे पास थैलियम में Tl2O3 है और थैलियम में मेरे पास थैलियम क्लोराइड है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा इनके नेचर, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, इधर +3 है, इधर +1 है, इधर +3 है, इधर +1 है। गैलियम के लिए +3 ज़्यादा स्थायी होता है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पर
गैलियम +1 है, कम स्थायी है, +3 में जाने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट जरूर है। भाई Tl2O3 थेलियम के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, अभी ये +3 में है, +3 से +1 में कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। थेलियम +1 में स्थायी है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में बना रहेगा। चलो कार्बन फैमिली में आ जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूँ एक SnO है, एक SnO2 है, एक PbO है, एक PbO2 है, इनके नेचर बताओ। तो आपको पता होगा कार्बन फैमिली में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +2, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +4। और चौथे और पांचवें आवर्त के जो सदस्य होंगे उनके लिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी। छठे आवर्त के लिए यानी लेड जो है, जो छठे आवर्त में, उसके लिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। तो टिन इधर +2 में है, इधर +4 में, कौन ज़्यादा स्थायी है? +4 ज़्यादा स्थायी है। जो ज़्यादा स्थायी है वो ना तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलने वाला है, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट मिलने वाला है, उसका इस तरह का कोई नेचर नहीं मिलेगा। जो कम स्थायी है उसको देखो, +2 से किस में जाने की कोशिश है टिन की? +4 में। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन देके। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, लेकिन हाँ रिड्यूसिंग एजेंट जरूर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आ जाते हैं लेड पे। छठे आवर्त का सदस्य हमने डिस्कस किया है, इसकी +2 ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। तो +2 में अगर ये है तो ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जैसे ही आपको +4 में दिख रहा है, +4 वाला लेड कहाँ जाने की कोशिश करेगा? +2 में जाने की कोशिश करेगा। कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन खींच के। इलेक्ट्रॉन खींचने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी भी प्रजाति को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी प्रजाति ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने वाली है, कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट। थर्मल स्टेबिलिटी आप बता सकते हो किसका स्थायित्व तो ज़्यादा है। भाई SnCl2 और SnCl4 में कौन ज़्यादा स्थायी? तो टिन का स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +4, यानी SnCl4 ज़्यादा स्थायी मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं PbCl2 और PbCl4 कौन ज़्यादा स्थायी, तो लेड की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? +2, तो PbCl2 का स्थायित्व तो ज़्यादा मिलेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्व का क्रम भी आप अक्रिय एवं प्रभाव को लगा के निकाल सकते हैं, वो कोई भारी भरकम बात नहीं है। आइए कुछ और आगे डिस्कस किया जाए। चलिए कुछ और एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, मेरे पास बोरॉन फैमिली के ट्राईहैलाइड है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। स्थायित्व का क्रम तो ये सारे के सारे किसमें? +3 में है। और हमने पढ़ा है कि बोरॉन परिवार में जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है +3, उसका स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। स्थायित्व घटेगा तो इसके कंपाउंड का उसमें स्थायित्व भी आपको कम होता हुआ मिलेगा। कार्बन फैमिली में थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अगर मैं आपसे बोलूँ इनके स्थायित्व का क्रम बताएं, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। ये रहा ऑर्डर। भाई आपसे पूछूं SnCl2 और PbCl2 में ज़्यादा स्थायी कौन है? PbCl2 है। ये आपको याद होना चाहिए कि लेड के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो एक ये भी तरीका है। अच्छा, एक्सिस्टेंस कौन सा स्थायी है, कौन सा नहीं है, ये आपको याद होगा कि अम्ल और क्षार का एक युग्म जो होगा वो आपस में एक साथ नहीं रह सकता। ठीक इसी तरह से ऑक्सीकारक और अपचायक को एक साथ रख दो, नहीं टिकेंगे, ये रिएक्ट कर ही जाएंगे। अब आप समझना, अगर हैलोजन में मैं अपचायक क्षमता का क्रम लिखाऊं तो वो आपको याद होगा, ये रहता क्रम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये है अपचायक क्षमता का क्रम।
अब मैं आपसे पूछूं, क्या PbI4 का अस्तित्व होना चाहिए? क्या ये स्थायी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। PbI4 क्या होता है? अस्थायी होता है। इवन दो PbBr4 भी क्या होता है? अस्थायी होता है। ये नहीं टिकते। क्यों नहीं टिकते? रीजन क्या है भाई? PbI4 में आपको लेड दिख रहा है +4 में और साथ में I माइनस। Pb+4 क्या है? ऑक्सीकारक है, अभी हमने यही पढ़ा है। और I माइनस देखो बहुत शानदार अपचायक है। और आपने अगर ऑक्सीकारक और अपचायक का युग्म बनाया तो ये तो नहीं टिकेगा। अगर गलती से आपने इसको बना भी दिया तो मान के चलना ये ब्रेक कर जाएगा PbI2 और I2 में, आयोडीन रिलीज कर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है क्रिया-युग्म प्रभाव से। कुछ और चलो डिस्कस करते। भाई याद रखने वाली चीजें जिसमें ये कंसेप्ट हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि GaCl2 में गैलियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? अब एक बार में देखने में तो ऐसे लगता है कि +2 होना चाहिए, और एग्जामिनर मान के चलना आपको पहला ऑप्शन ही +2 का देगा। उसे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, +2 चल रहा है। ये रहे 4 ऑप्शन। तो आपको ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि बोरॉन परिवार में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। हायर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। +2 तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, यानी कुछ लोचा है। यहाँ पर गैलियम +2 में तो नहीं हो सकता, तो आंसर फर्स्ट तो नहीं है। अब है क्या मामला, मैं आपको बता दूं। गैलियम और इंडियम दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अगर आपको MCl2 टाइप का एक आयन दिखाई दे रहा है तो हकीकत में ये डाइमर है। ये इस फॉर्म में एक्सिस्ट करता है MCl4-। अब यहाँ पर देखोगे तो इधर ऑक्सीकरण अंक +1 आएगा और इधर ऑक्सीकरण अंक +3 आएगा। तो इस पे आपके आंसर क्या हुआ? डी हुआ। ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, बट कंसेप्ट आपकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर सकता है? हमें पता है कि +2 तो हो ही नहीं सकता, और +2 नहीं हो सकता तो ये बात आपको फिर याद आ जाएगी कि ये एक्सिस्ट इस तरह से करता है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं कि TlI3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? और ये रहे आपके ऑप्शन +1, +2, +3, नन ऑफ दीज। अब आंसर क्या देंगे? अब देखने पे तो ऐसे लग रहा है कि +3 होगा, लेकिन TlI3 स्थायी नहीं हो सकता, कुछ लोचा है। समझना क्यों? क्योंकि थैलियम के लिए +1 स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +3 नहीं होती। अगर मैं आपसे बोलूं कि थैलियम +3 और I माइनस का कॉम्बिनेशन है तो ये कॉम्बिनेशन अस्थायी है, ये नहीं टिक सकता। क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि थैलियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, I माइनस रिड्यूसिंग एजेंट, इनका कॉम्बिनेशन कैसे टिकेगा? तो ये तो होता ही नहीं है। तो फिर होता क्या है? हकीकत में ये थैलियम +1 और I3 माइनस होता है, और ये फैक्ट है जो हमें याद रखना है। तो TlI3 में थैलियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +1 है। ये दोनों स्पेसिफिक क्वेश्चन है बेटा, फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। क्या इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन है? डेफिनेटली, आइए वो भी देखते हैं। समझना, विषमानुपातन क्या कहलाता है? आपको पता होगा, जब एक ही तत्व का क्या हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, उसी तत्व का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। क्यों विषमानुपातन कोई तत्व करना चाहेगा? क्योंकि वो स्थायी होना चाहेगा। अब समझना, कहीं पर अगर आपको गैलियम का +1 का सॉल्ट मिल गया और आपने दे दिया एक्वस सॉल्यूशन, तो गारंटी है फिर कि ये जो गैलियम होगा जलीय विलयन में विषमानुपातन दर्शाएगा, गैलियम बना देगा और गैलियम +3 बना देगा। गैलियम तो अवक्षेपित हो जाएगा, गैलियम +3 जलीय विलयन में आ जाएगा। विषमानुपातन कर दिया। क्यों? भाई +1 कम स्थायी होता है गैलियम के लिए, +3 ज़्यादा स्थायी होता है। तो क्या ये विषमानुपातन की अभिक्रिया जलीय विलयन में गैलियम के लिए होती है? बिल्कुल होती है। इंडियम की बात करें तो क्या इंडियम में हम इस तरह से लिख सकते हैं, जलीय विलयन है तो जलीय विलयन में क्या करें फिर? कम स्थायी से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था बना दें। कैसे बनेगी? विषमानुपातन के द्वारा बनेगी।
क्या इस तरह का विषमानुपातन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कम स्थायी से अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पे जा रहे हो। अगर मैं इस तरह से विषमानुपातन थैलियम में करने की कोशिश करता, मैं बना देता 2 थैलियम और साथ में Tl+3 एक्वस, क्या ये संभव है? ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्या गड़बड़ हो गई इसमें? थैलियम पहले से ही स्थायी है, जब वो स्थायी है तो उससे क्या जरूरत है विषमानुपातन दर्शाने की? वो खुश है अपने आप में। तो बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जिन्हें आप इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव की सहायता से समझ सकते हैं। ये टॉपिक अपने आप में वास्ट है, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आइए अब बोरॉन फैमिली से शुरुआत की जाए। चलिए, अब बोरॉन फैमिली की अगर बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, शॉर्टकट भी आपको याद है, बैगन, आलू, गाजर, इनथैला, है ना, आप 9th क्लास से याद करते आ रहे हैं, वो आपको पता है। बोरॉन इसमें से अधातु है। अधातु ऑप्शन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको अधातु माना है। बाकी अगर अधातु ऑप्शन में नहीं दिखाई देता तो आप उपधातु लगा सकते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बाकी सारी 4 क्या हैं? धातुएं हैं। परमाणु त्रिज्या का ये क्रम आपको आवर्त सारणी में लिखाया है। यहाँ पर एक चीज़ और आप जो ध्यान दे सकते हैं कि एल्यूमिनियम और गैलियम में एल्यूमिनियम का जो आकार है हल्का सा बड़ा है गैलियम से। इसका हमने रीजन भी दिया है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन या डी इलेक्ट्रॉन संकुचन, ये हमने नाम भी दिया है आवर्त सारणी में। लेकिन जब आप +3 आयन की त्रिज्या देखते हैं तो इस तरह का कोई अपवाद नहीं दिखाई देता। तो जो आकार में अपवाद है वो केवल और केवल उदासीन परमाणु के लिए है, +3 का जो धनायन है उसके लिए नहीं है। मैंने +3 के धनायन में बोरॉन नहीं लिखा। क्यों? आप जानते हैं कि बोरॉन आपको -3 में ही मिलने वाला है, वो +3 में आसानी से नहीं मिलने वाला। बाकी अगर आयनन ऊर्जा के क्रम की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है जो आता है। बोरॉन परिवार में सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा बोरॉन की और सबसे कम इंडियम की होती है। यहाँ आपको पता होगा लेंथेनाइट संकुचन काम करता है, जिसकी वजह से थैलियम की आयनन ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए IE3 का क्रम या IE1 से लेके IE3 तक की आयनन ऊर्जाओं का कुल योग, तो इसमें थैलियम की आयनन ऊर्जा में थोड़ा सा चेंजेस है, उसकी पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस है बस। हालांकि इतना डीप कोई पूछता नहीं है तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये ट्रेंड है भाई। अधातु में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक बढ़ते हैं और धातुओं में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। और बोरॉन परिवार में एक बोरॉन को छोड़ दो तो बाकी सारे तो धातुएं हैं और धातुओं का ट्रेंड फॉलो भी हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट में एक गड़बड़ी है, गैलियम और थैलियम ने अपने पोजीशन आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी 2 मिनट में। फिलहाल हम बोरॉन की बात कर लें कि गलनांक भी बोरॉन का सबसे ज़्यादा, क्वथनांक भी बोरॉन का सबसे ज़्यादा। वजह क्या है, कारण क्या है? एक सिंपल सा कारण है कि बोरॉन जो होता है द्रव और ठोस अवस्था दोनों में ही बहुलक के रूप में रहता है, और जब कोई चीज़ बहुलक के रूप में हो तो उसके गलनांक और क्वथनांक हाई ही मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ऐसा ही मामला बोरॉन नाइट्राइड का भी है, सिलिकॉन कार्बाइड का भी है, SiO2 का है। बहुलक संरचना आते ही गलनांक क्वथनांक एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। डायमंड आपको पता है, ग्रेफाइट आपको पता है, सब जगह ये ट्रेंड आपको दिखाई देगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ अगर हम बात करें तो कई बार पूछ लेते हैं कि बोरॉन के बहुत सारे अपर रूप हैं जिनमें आधारभूत इकाई जो होती है उसको आइकोसाहेड्रल बोलते हैं। आइकोसाहेड्रल यूनिट होती है जहाँ पर B12 होता है और B12 के अंदर जो फलक होते हैं वो 20 होते हैं, कोने 12 होते हैं। ये 20 के लिए ही आइकोसा आया है ना। तो आइकोसाहेड्रल होता है, B12 के रूप में होता है बोरॉन। इसके अलावा अगर आप गैलियम इसमें देख पा रहे हैं तो गलनांक बहुत कम है। कमरे के ताप पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो गैलियम क्या होता है, पिघल जाता है, लिक्विड हो जाता है। मतलब अगर मैं हथेली पे गैलियम को रख लूँ, थोड़ी देर के लिए मुट्ठी बंद कर लूँ, वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 30 से तो ज़्यादा ही मिलने वाला है। ठीक, एक अजीब बात है कि गलनांक जहाँ पर इतना कम है वहीं पर क्वथनांक बहुत ज़्यादा है। देखो 2676, देखो ना, गलनांक सबसे पीछे, क्वथनांक में यहाँ पर है गैलियम। सो ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाती है गैलियम की। एक लंबी रेंज है जहाँ पर ये द्रव ही बना रहेगा, ठोस में नहीं जाएगा, गैस में नहीं जाएगा। और टेम्परेचर मापने के लिए तो आपको द्रव की ज़रूरत होती है, जैसे मरकरी। तो छोटा मोटा टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो मरकरी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर टेम्परेचर की हाई रेंज पे जाना है,
उच्च ताप के मापने के थर्मामीटर बनाने हैं तो गैलियम बेस्ट चॉइस है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि उच्च ताप मापने के थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, गैलियम, याद रखिएगा। इसके अलावा गैलियम की एक और क्वालिटी है जो वाटर से मैच करती है, घनत्व। वैसे तो किसी भी ग्रुप में चले जाएं, ज़्यादातर ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, वो चीज़ बोरॉन फैमिली में भी दिख रही है। मैं गैलियम की बात कर रहा था। ठोस गैलियम का घनत्व कम है, द्रव गैलियम का घनत्व ज़्यादा है, जैसे आइस ऑफ वाटर। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। जल का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, बर्फ का घनत्व कम होता है। वैसा ही कुछ मामला गैलियम के साथ मैच हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ठोस गैलियम जो होगा वो द्रव गैलियम के ऊपर आसानी से तैर सकता है। इसके अलावा आयतन किसमें ज़्यादा मिलेगा, अगर समान द्रव्यमान ले लें तो ठोस गैलियम के पास घनत्व कम है तो आयतन ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं जो पूछे जा सकते हैं यहाँ से। विद्युत ऋणता का क्रम, बोरॉन फैमिली में न्यूनतम विद्युत ऋणता, उच्चतम विद्युत ऋणता, यही पूछते हैं। वैसे तो न्यूनतम एल्यूमिनियम है, उच्चतम बोरॉन है। वैसे अगर बोरॉन को छोड़ दें तो एल्यूमिनियम से थैलियम तक कंटिन्यूअसली लगातार विद्युत ऋणता आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब थैलियम के जो गुणधर्म होते हैं, भाई थैलियम के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, क्षारीय धातु की भी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, और थैलियम धात्विक गुणधर्म में भी अच्छा खासा है, धातु के लक्षण भी थैलियम के पास ज़्यादा है। ये चीज़ इसको क्षारीय धातु के लगभग समान बना देती है। मतलब इसके क्षारीय धातुओं के समान कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना शुरू कर जाते हैं। जैसे NaOH प्रबल क्षार होता है, थैलियम हाइड्रोक्साइड TlOH भी क्या है, प्रबल क्षार है। सोडियम कार्बोनेट जैसे जल में घुल जाता है, ठीक उसी तरह से थैलियम का कार्बोनेट भी जल में घुल जाता है। थैलियम क्लोराइड की संरचना भी विकृत NaCl प्रकार की होती है, NaCl की जो ठोस अवस्था में संरचना उससे मैच करती है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थैलियम के पास हैं। चलिए बोरॉन के बारे में एक और बात कर लें, समस्थानिक की। इसके दो समस्थानिक रूप हैं, आपको पता है, एक जिसका परमाणु भार 10 है, दूसरा जिसका परमाणु भार 11 है। परमाणु भार 11 वाला तो नॉर्मल बोरॉन है, सबसे ज़्यादा यही होता है प्रकृति में। B10 थोड़ा सा कम मिलता है। हालांकि जो B10 है इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की क्षमता अत्यधिक है, और यही वजह है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों के रूप में अगर किसी का उपयोग किया जाता है तो बोरॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा, रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा। बाकी अगर B11 की बात की जाए तो आजकल हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, खास करके बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो फाइबर हैं उनमें बोरॉन का अच्छा खासा यूज किया जा रहा है। इवन दो एरोप्लेन के जो पार्ट्स जहाँ पर वजन कम रखना है लेकिन उसकी डेंसिटी अच्छी मैनेज करके रखनी है, तो वहाँ पर भी सघन, जिसे हम बोल सकते हैं ना, कॉम्पैक्ट, उस तरह का मटेरियल बनाने के लिए बोरॉन का उपयोग किया जा रहा है। ये बातचीत हुई बोरॉन फैमिली की शुरुआती इंट्रोडक्शन, थोड़ी बहुत बातचीत। आइए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे की बातचीत की जाए। तो भाई आयनिक यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति वैसे भी आपको पता है कि धातु के लक्षण समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है, और धातु के लक्षण जितना ज़्यादा होगा आयनिक बंध उतनी आसानी से बनाया जाएगा। बोरॉन से लेकर थैलियम तक लगातार आयनिक बंध निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, और बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसकी आयनन ऊर्जा अपने समूह में सबसे ज़्यादा है। बोरॉन कोई भी आयनिक यौगिक नहीं बनाने वाला। फिलहाल अगर इनके हैलाइड की बात करें तो MX3 प्रकार के जो ट्राईहैलाइड बनते हैं, ज़्यादातर ट्राईहैलाइड आपको सहसंयोजी दिखाई देंगे। फ्लोराइड को छोड़ दें, उसमें जो फ्लोराइड होते हैं बोरॉन परिवार के, वो आयनिक होते हैं। BF3 को छोड़ के BF3 आपको सहसंयोजी मिलता है। और ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही बात की है कि भाई AlF3 आयनिक होता है, बाकी AlCl3, AlBr3, AlI3 ये तीनों सहसंयोजी है। हाँ, इनके अगर आप हाइड्रेटेड फॉर्म ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल AlCl3.6H2O, AlBr3.6H2O, AlI3.6H2O, तो हाइड्रेटेड फॉर्म जब आप लेते हैं तो वो जरूर आयनिक मिलते हैं। रीजन बिहाइंड दैट आपको ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये +3 वाला धनायन बन जाएगा, ये X- ऋणायन बन जाएगा, और वो धनायन और ऋणायन के बीच में क्या आएगा, आयनिक बंध आएगा।
समूह में ऊपर से नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो घटता है, और वो ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हेक्सा एक्वा का जो आयन है, इसका अष्टफलकीय जो आयन है, उसका स्थायित्व समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आपको घटता हुआ दिखाई देगा। चलिए, ये तो सामान्य बातचीत हो गई। अब थोड़ी रिएक्शंस पे आ जाएं। केमिकल प्रॉपर्टी अगर देखें हम, तो वायु से अभिक्रिया में बोरॉन तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। खैर, बाकी के जो तत्व हैं वो जरूर वायु से रिएक्शन करेंगे, और सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है तो M2O3 टाइप के ऑक्साइड भी बनाएंगे, है ना। उनके नेचर भी आपको पता है। आपको पता है कि Al2O3 और गैलियम का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, B2O3 अम्लीय होता है, और Tl2O3 का जो स्वभाव है वो क्षारीय है। थेलियम का ऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है क्षारीय मिलेगा। B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड, हालांकि इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अभी नाइट्रोजन से अगर रिएक्शन की बात करें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। बोरॉन नाइट्राइड बहुलक संरचना होती है, ये रही वो संरचना आपके सामने। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजीन जो बनाया था उसके जैसा मिलेगा। बोराजीन में इधर हाइड्रोजन हुआ करते थे। ये बहुलक संरचना है, जहाँ पर बोरॉन किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ मिलेगा, बोरॉन से, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा स्ट्रक्चर। तो बोरॉन नाइट्राइड जो होता है इसे हम अकार्बनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रेफाइट से मैच करता है। हर एक परमाणु का संकर्ण sp2 है, समतलीय संरचना है, और लेयर ग्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि दो परतों के बीच में वान डेर वाल्स आकर्षण के बल लग रहे होते हैं। ये सारी की सारी केमिकल बॉन्डिंग वाली बातचीत है ना। गैलियम, इंडियम और थेलियम नाइट्रोजन से सीधे अभिक्रिया नहीं करते, ये सीधे सीधे नाइट्राइड नहीं बनाते। फैक्ट है जो आपको याद रखना है। बात करें वाटर के साथ रिएक्शन की, तो भाई बोरॉन की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ही आसानी से नहीं हो रही थी, बेरिलियम की रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही थी, तो बोरॉन तो आप भूल ही जाएं। बोरॉन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम को थर्मोडायनेमिकली तो रिएक्ट कर जाना चाहिए वाटर के साथ, स्टीम भी क्यों, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाना चाहिए, और थोड़ा बहुत रिएक्ट करता भी है। घर में अगर आपने कढ़ाई वगैरह देखी हो तो उस पर एक सफ़ेद परत अलग सी बन जाती है एल्यूमिनियम की कढ़ाई पे, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। समस्या कहाँ है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3, और Al2O3 निष्क्रिय ऑक्साइड है। इसकी एक परत बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, और ये परत एल्यूमिनियम को वायु के संपर्क में या जल के संपर्क में नहीं आने देती, और जल के संपर्क ही नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन कहाँ से होगी। यानी एल्यूमिनियम के साथ शुरुआत में थोड़ी बहुत रिएक्शन है, उसके बाद रिएक्शन नहीं होती। गैलियम, इंडियम तब तक रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ जब तक कि ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन होगी तो ही रिएक्ट करेंगे, और थेलियम को तो खैर रिएक्ट करना ही है। ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत, नॉर्मल रिएक्शन जो अक्सर देखने में आती है। आइए आगे की प्रॉपर्टी देखी जाए। तो चलिए अब अम्ल के साथ अभिक्रिया देख ली जाए। वैसे बोरॉन अनऑक्सीकारक अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अनऑक्सीकारक अम्ल यानी जो ऑक्सीकरण नहीं करा सकते कौन कौन होते हैं, डाइल्यूट HCl हुआ, आपका डाइल्यूट H2SO4 हुआ, डाइल्यूट H3PO4 हुआ, ये अनऑक्सीकारक अम्ल है। इनमें ऑक्सीकरण कराने की क्षमता नहीं होती, और बोरॉन इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, आप देख सकते हैं। जबकि बाकी के जो एलिमेंट है बोरॉन परिवार के, वो अनऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, क्योंकि ये धातुएं हैं, और ज़्यादातर धातुएं तो आपको वही मिलेंगी ना जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करेंगी। ऐसा है भी सही, आप देख सकते हैं। और धातु है तो लवण बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी। अब HCl से अभिक्रिया कराओगे तो क्लोराइड बन जाएगा, H2SO4 से अभिक्रिया कराओगे तो सल्फेट बन जाएगा, H3PO4 से कराओगे तो फॉस्फेट बन जाएगा। बोरॉन और बाकी के मेंबर को अगर आप ऑक्सीकारक अम्ल से अभिक्रिया करा दें, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये ऑक्सीकारक अम्ल है, ये ऑक्सीकरण कराते हैं, और ऑक्सीकारक अम्ल से ये सब अभिक्रिया कर जाते हैं। भाई सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराई आपने बोरॉन की, तो सांद्र H2SO4 ब्रेक करता है H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दो अलग अलग बातें। अगर H2SO4 केवल अम्ल है तो कैसे आयनित होगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस SO4 डाइनेगेटिव। आप सीधे सीधे दो H प्लस और SO4 डाइनेगेटिव मान लो अप्रॉक्स, तो सल्फेट मिलता है, H प्लस मिलता है अगर ये अम्ल है तो। और अगर H2SO4 ऑक्सीकरण कराने लग जाए, अगर ये ऑक्सीकारक है तो कैसे टूटता है, H2O प्लस SO2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। वो जो नवजात ऑक्सीजन मिलता है ना, वही ऑक्सीकरण कराता है। ठीक इसी तरह से सांद्र HNO3 अगर अम्ल है तो H प्लस और NO3 माइनस, बात खत्म है।
और अगर ये ऑक्सीकारक है तो ये H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराता है। अब नवजात ऑक्सीजन क्या करता है, बोरॉन से बोरॉन का ऑक्साइड B2O3 बना देता है, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट कर देता है। आगे आएंगी खैर वो रिएक्शंस, बट फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि अगर ये सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराई है तो इसने क्या किया, बोरॉन का ऑक्सीकरण कराया, B2O3 बनाया, और B2O3 के जल अपघटन पर बोरेक अम्ल बन जाता है। सो फाइनली आपको बोरेक अम्ल मिलेगा और साथ में SO2 तो मिल नहीं था क्योंकि इसने ऑक्सीकारक का काम किया है। केवल अम्ल होता ना तो ये SO2 नहीं दिखाई देता, है ना। अच्छा, सांद्र HNO3 से भी उसी तरह की रिएक्शन, बोरेक अम्ल बनेगा, NO2 बाहर निकल जाएगा। जब आप एल्यूमिनियम को देखते हैं, उसको सांद्र H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो बोरॉन ने बोरेक अम्ल बनाया, लवण नहीं बनाया, क्योंकि बोरॉन धातु थोड़ी है, अधातु है, धातु तो अम्ल ही बनाएगी। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम से अभिक्रिया कराओगे तो फाइनली सॉल्ट मिलेगा, लवण मिलेगा, और बाकी SO2 H2O तो मिल नहीं था। एक और पॉइंट जो याद करने जैसा है, याद ही रखना है भाई, एल्यूमिनियम और गैलियम सांद्र HNO3 से अभिक्रिया नहीं करते। क्यों? शुरुआत में हल्की फुल्की रिएक्शन होती है, फिर धातु के ऊपर धातु ऑक्साइड की एक अक्रिय परत बन जाती है। इस अक्रिय परत के निर्माण की वजह से धातु का संपर्क नहीं हो पाता अम्ल से और आगे की रिएक्शन रुक जाती है। तो क्या याद रखेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम सांद्र HNO3 से अभिक्रिया नहीं करते, ये सांद्र HNO3 के प्रति निष्क्रिय होते हैं। एडिशनल पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब क्षार के साथ अभिक्रिया की बातचीत कर लें, बेस के साथ रिएक्शन। तो भाई बेस किससे रिएक्ट करना चाहेगा, एसिड के साथ। ज़्यादातर धातुएं बेसिक होती हैं, इसीलिए NaOH उनसे रिएक्ट नहीं करता, हमने S ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ रखा है ये। लेकिन जो उभयधर्मी धातुएं होती हैं, जैसे जिंक हुआ, बेरिलियम हुआ, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, टिन है, उभयधर्मी धातुएं NaOH से रिएक्ट कर जाती हैं, हाइड्रोजन रिलीज करती हैं। वो इधर भी हुआ है। बोरॉन तो खैर धातु है भी नहीं, तो इसको तो रिएक्ट करना ही है। बोरिक एसिड बना होगा, बोरिक एसिड से क्या बन गया, बोरेट, तो Na3BO3 प्लस H2 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एल्यूमिनियम और गैलियम, NaMO2, NaAlO2, NaGaO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और सोडियम मेटा गैलेट। नाम याद रखिएगा, एल्यूमिनियम है तो NaAlO2 बनेगा, नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और गैलियम है तो सोडियम मेटा गैलेट, और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। ये वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी हमने ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, NaOH जब हमने केमिकल डिस्कस किया है वहाँ पर। याद रखिएगा, इंडियम और थैलियम तक जाते जाते पर्याप्त धातु के लक्षण हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने लगती है धातु, उसका खुद का क्षारीय लक्षण आने लग जाता है और दो क्षार आपस में रिएक्ट नहीं करते। सो इंडियम और थैलियम NaOH के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, याद रखिएगा। अगली बात करते हैं कार्बन से रिएक्शन में। बोरॉन बोरॉन कार्बाइड बनाता है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाते हैं, और दोनों ही कार्बाइड जल अपघटन पर मीथेन देते हैं, है ना। हैलाइड से रिएक्शन, आपको पता है संयोजकता कारक 3 है, तो X3 टाइप का हैलाइड बनेगा, MX3 टाइप का हैलाइड। बोरॉन को आप सीधे अभिक्रिया करा दें फ्लोरीन से, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाएगा। सीधे अभिक्रिया करा दें क्लोरीन से, बोरॉन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। सीधे अभिक्रिया करा दें ब्रोमीन से, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन बोरॉन आयोडीन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता। Bi3 आप ऐसे नहीं बना सकते कि बोरॉन लिया, आयोडीन लिया, रिएक्शन करा दी, बन गया Bi3, नहीं बनता। तो बोरॉन का प्रत्यक्ष आयोडीनीकरण नहीं कर सकते, सीधे सीधे रिएक्शन से नहीं बन रहा तो फिर इनडायरेक्ट रिएक्शन से बनना चाहिए। ये रही वो इनडायरेक्ट रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। BCl3 की HI से रिएक्शन कराते हैं तब जाके बनता है Bi3, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि Bi3 डायरेक्ट तो बनते ही नहीं, इसको तो इनडायरेक्ट ही बनाना पड़ता है। बाकी ये फिजिकल स्टेट है, भूल भी जाओगे तो कोई नहीं पूछने वाला। BF3 गैस होती है, रंगहीन गैस है, BCl3 BBr3 रंगहीन द्रव होते हैं, और Bi3 श्वेत ठोस होता है। अच्छा, ये केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बातचीत हमने पढ़ी है कि AlCl3 वाष्प अवस्था में या फिर अक्रिय विलायक में क्या होता है, द्विलक बना लेता है, क्योंकि द्विलक बनाते ही उसमें क्या आ जाता है, स्थायित्व अष्टक पूरा हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में देखें हमने ये बात कर रखी है, इवन तो संरचना भी बना रखी है, sp3 संकरण भी यहाँ पे समझाया गया है केमिकल बॉन्डिंग में। AlCl3 द्विलक बना लेता है, BF3 और BCl3 द्विलक नहीं बनाते, B2F6 नहीं बनता, B2Cl6 नहीं बनता, B2I6 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, खोजें, केमिकल बॉन्डिंग देखें, वहाँ पर आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को देखें, और हमने डिस्कस भी किया हुआ है। चलिए अब आगे की बातचीत करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। आइए हैलाइड में अगर बातचीत आगे करें तो अमोनिया के साथ रिएक्शन काफ़ी फेमस हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी देखी हैं, जहाँ पर एक एडक्ट बनता है BCl3.NH3 का। याद करें, ये BCl3 क्या है, लुईस अम्ल है, NH3 क्या है, लुईस क्षार है। और जब भी लुईस अम्ल और लुईस क्षार को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। भाई अमोनिया लोन पेयर देगा, BCl3 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बन जाएगा ये एडक्ट। और ये करीब करीब एथेन के जैसा संरूपण बनता है इसका। मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद अब तक आपके संरूपण समावयवता नहीं आई होगी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरेज। जब वो आए तो उसको देखिएगा, वहाँ पर आपको सांतरित रूप मिलेंगे, ग्रसित रूप मिलेंगे, गॉच फॉर्म मिलेंगे, और इसके लिए स्टेबिलिटी आती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वो लंबी कहानी है, उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई नहीं पूछने वाला। फिलहाल बैक बॉन्डिंग में आपको केमिकल बॉन्डिंग में समझा चुका हूँ, बंध लंबाई मैंने तुलना की है। BF3 में आपको पता है पश्चबंध बनता है, द्विबंध का लक्षण आ जाता है, एकल बंध में बंध लंबाई कम मिलती है। यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है, एकल बंध रहता है, बंध लंबाई ज़्यादा होती है। इसकी डिटेल के लिए प्लीज़ केमिकल बॉन्डिंग पे जाएं। ऑक्साइड अभी बात की थी, भाई M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं। B2O3 अकेला अम्लीय ऑक्साइड है। Al2 एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों के ऑक्साइड क्या हैं, उभयधर्मी है। बाकी इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड क्षारीय है, खास करके थेलियम तो अच्छा खासा क्षारीय होता है। 2,3 का कॉम्बिनेशन में ये B2O3 को आप चाहें तो सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। B2O3 एनहाइड्राइड नाम दिया जा सकता है, बोरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि बोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तब ये ऑक्साइड मिलता है हमें H2O बाहर करने के बाद, और इसीलिए आप इसको बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। आर्द्रताग्राही होता है, आर्द्रताग्राही मतलब H2O खींचने वाला, तो ठोस है। B2O3 भी ठोस अवस्था में पाया जाता है, आर्द्रताग्राही। Al2O3 एल्यूमिनियम के जितने भी यौगिक आपको पता है उनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व अगर किसी का है तो वो Al2O3 का है। याद रखिएगा, दो तरह का होता है, एक अल्फा एक गामा। कैसे बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लें, उसको गर्म करें, हीट करें। हीट करने एक तो 1300 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे अल्फा Al2O3 बनता है। अल्फा Al2O3 एब्रेसिव के तौर पे, घर्षक के तौर पे काम में आता है। जो जेम स्टोन होते हैं, कीमती पत्थर, उनको चमकाना होता है, उनको घिसना होता है, उसके लिए एक काफ़ी अच्छा सब्सटेंस है अल्फा Al2O3। दूसरी तरफ अगर इसको आप 1173 केल्विन से कम के टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो बनता है गामा Al2O3। गामा Al2O3 एक क्रोमेटोग्राफी में, वर्णक्रम लेखन में आपके काम में आता है, और बहुत सारे रिएक्शन में ये कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक के तौर पे काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं बोरॉन और इसके यौगिक की। तो सबसे पहली बात तो बोरॉन प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, ज़्यादातर ये बोरेट के रूप में मिलता है, और ये कुछ बोरेट हैं जो नाम एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मूले हैं, याद ही करना है। हालांकि बोरेक्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसके बाद, बट फिलहाल ये फॉर्मूले जो आपको याद करना है, बोरेक्स, केरनाइट और कॉलेमनाइट, ये तीन, बहुत ज़्यादा याद नहीं करने। बोरॉन का निष्कर्षण, तो सबसे पहले तो बोरेक्स बनाएं, और बोरेक्स से फाइनली बोरॉन निकाला जाएगा। बोरेक्स कैसे बनता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को आप क्या करें, सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करें, साथ में आप बोरिक एसिड लें, और जब आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, या सॉरी कैल्शियम मैग्नीशियम मैं बोल गया, यहाँ से आप कोई एक सब्सटेंस निकाल दें, उसको ट्रीट करें, बोरेक्स बनाएं, और फाइनली जो बोरेक्स होगा उसको हॉट कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट कर दें। जब आप इसको हॉट कंसनट्रेटेड HCl से ट्रीट करते हैं तो फाइनली NaCl बाहर निकल जाएगा, और क्या मिलेगा, H3BO3 मिलेगा। H3BO3 को इग्नाइट करें, रेड हीट करें, रेड हीट करने पर B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, और फाइनली इसका अपचयन करा दें, रिडक्शन करा दें मैग्नीशियम से, तो आपको बोरॉन मिल जाता है। प्रोसेस को याद ही करना है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि शुद्ध क्रिस्टलीय बोरॉन जनरली हमें नहीं मिलता है, ये कठिन काम है। क्यों है, क्योंकि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और इतने उच्च ताप तक अगर आपने इसको गर्म कर भी लिया तो जो द्रव बोरॉन आपको मिलता है वो कोरोसिव होता है, संक्षारक होता है, तेजी से अभिक्रिया करता है ना। सो शुद्ध क्रिस्टलीय बोरॉन इस वजह से आपको आसानी से नहीं मिल पाता है। बाकी आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह है, न्यूट्रॉन अवशोषक है, ये सारी बातचीत हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए आगे की बातचीत करते हैं। बोरेक्स के बारे में थोड़ा और डिस्कस किया जाए तो बनता कैसे है बोरेक्स, एक तो पहले ही हम देख चुके हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड है। इसको आप
सॉरी। चलिए बोरेक्स से बातचीत स्टार्ट करते हैं और बोरेक्स कैसे बनता है। ऑर्थोबोरिक एसिड लें, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कर दें, उदासीनीकरण पर आपको बोरेक्स मिल जाएगा। हालांकि आप कोलेमनाइट ले सकते हैं, याद होगा कोलेमनाइट आपको Ca2B6O11.5H2, उसको भी आप सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करेंगे तो भी बनेगा, थोड़ी देर पहले बनाया भी है हमने, ठीक है। तो ये बोरेक्स बन जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कोलेमनाइट से जब रिएक्शन होती है तो साइड प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, भूल मत जाइएगा कि कोलेमनाइट जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो साथ में सोडियम मेटाबोरेट और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दोनों साइड प्रोडक्ट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म में अगर देखा जाए तो बोरेक्स का जलीय विलयन क्षारीय होता है। वैसे बड़ा आसान काम है पता लगाना कि जलीय विलयन क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा। कैसे भाई, जल अपघटन करा दो, बोरेक्स का जल अपघटन कराओगे तो क्या बन रहा है, NaOH और H3BO3 बन रहा है। NaOH क्या है, प्रबल क्षार है। H3BO3 क्या है, दुर्बल अम्ल है। और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का कॉम्बिनेशन लोगे तो परिणामी विलयन आपको क्या मिलेगा, क्षारीय ही तो मिलेगा। तो ये क्षारीय विलयन आपको मिलने वाला है और ये आपस में रिएक्ट भी करेंगे, एसिड और बेस है तो रिएक्ट करेंगे इसी। NaOH के आपके पास 2 मोल हैं, H3BO3 के आपके पास कितने हैं, 4 मोल हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। क्या है ये वीक बेस है और ये वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। और ये दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना हुआ लवण, इस मिश्रण को क्या कहा जाता है, क्षारीय बफर। तो बोरेक्स का जलीय विलयन दरअसल बफर विलयन है। और कौन सा बफर है, ये क्षारीय बफर है। एक और पॉइंट जो याद रखने जैसा है, स्ट्रक्चर मुझे लगता है केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे देख लिया होगा। 4 बोरॉन है, आप देख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर है। 2 बोरॉन का संकरण sp2 होता है और 2 बोरॉन का संकरण sp3 होता है। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है। बोरेक्स कहाँ काम में आता है, तो आपने देखा होगा कि खासकर शहरों में जब आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम सुधरवाने जाते हो तो वाइट कलर का क्या होता है, वायर को जोड़ता है, टाँका लगाता है, सोल्डरिंग जिसे आप बोलते हैं। उस सोल्डरिंग में गालक के तौर पर बोरेक्स लिया जाता है। वो वायर जो होता है ना, वाइट आपको जो दिखता है, शोल्डर वायर जिसे बोलते हैं। आपको तो देखा होगा एक डिब्बी रहती है उसके पास लाल, उस डिब्बी में पीले रंग का कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है। वो वायर उस पीले रंग के मटेरियल में डालते हैं, उसके बाद ही टाँका लगाते हैं। वो दरअसल बोरेक्स हुआ करता है। खैर आगे बढ़े, काफ़ी फेमस एक टेस्ट है और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम में आता भी है, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स मन का परीक्षण। भाई क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, दरअसल हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास संक्रमण धातुओं के जो आयन हैं वो कौन से वाले हैं, कौन सा आयन प्रेजेंट है। तो इसके लिए क्या करना है, एक प्लेटिनम का तार लो, बड़ा सा तार का अगला हिस्सा थोड़ा हथौड़ा मार के झपटा कर लो और उस अगले हिस्से को एक काम करो, आप संक्रमण धातु जो है, सपोज कॉपर सल्फेट आपके पास है तो कॉपर सल्फेट में डुबा दो अच्छी तरह से और उसके ऊपर लगा दो क्या, बोरेक्स, दूसरी बार बोरेक्स से डुबा दो और बुनसन बर्नर में जाके उसको गर्म कर दो। जब बुनसन बर्नर में गर्म करोगे, ये मिक्सचर है आपके पास तार के ऊपर, क्या होगा, सबसे पहले तो बोरेक्स का H2O बाहर निकल जाएगा और बोरेक्स फूल जाएगा। फाइनली ये जो बोरेक्स फूलेगा वो ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 का कॉम्बिनेशन। इधर एट द सेम टाइम उसी वायर में कॉपर सल्फेट भी था, कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो गया क्यूप्रिक ऑक्साइड में, साथ में बन गया SO2O2, ये तो हवा में निकल गए। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है। B2O3 क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी और सॉल्ट बन जाएगा। क्या बना, क्यूप्रिक मेटाबोरेट बन गया। ये संक्रमण धातुओं के जो मेटाबोरेट हैं सबके अपने स्पेसिफिक कलर होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, सामने एक सॉल्ट था, उसको क्या किया, वायर में लगाया, उसी वायर में मैंने बोरेक्स लगाया, गर्म किया और गर्म करने पर मुझे लाइट ब्लू कलर की बीड बनती हुई दिखाई दे रही। बीड जानते हैं ना, कंची जो खेलते हैं, अलग अलग कलर दिखते हैं ना, वैसा मान लो आप। अगर लाइट ब्लू कलर की आपको बीड दिख गई, इसका मतलब क्या है, कॉपर है। डार्क ब्लू कलर की बीड आपको दिखाई देती है, इसका मतलब कोबाल्ट हो सकता है। आपको येलोइश से ग्रीन कलर की बीड दिखाई देती है तो आयरन हो सकता है, ग्रीन कलर की बीड दिखाई देती है तो क्रोमियम हो सकता है। तो इस तरह से आपको ये कलर स्पेसिफिक मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा बोरेक्स बीट परीक्षण नहीं देता? 4 ऑप्शन दे देंगे। हम क्या चेक करेंगे उसमें? भाई संक्रमण धातु के जो लवण होंगे वो तो बोरेक्स बीट परीक्षण देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो देखो चारों ऑप्शन में कौन सा संक्रमण धातु नहीं है, वही आपका आंसर है। या फिर इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो बोरेक्स बीट टेस्ट देगा। तो चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन देखो जो संक्रमण धातु का हो, उसी से बोरेक्स बीट टेस्ट मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए बोरेक्स बीट टेस्ट तो हमने देख लिया, अब आगे की बातचीत कर ली जाए। तो बोरॉन के यौगिक में आखिरी है बोरिक अम्ल। अभी अभी हमने बनाया भी, स्टार्टिंग भी की थी जब बोरॉन हेडिंग डाली थी। भाई आप कोलेमनाइट ले लें या फिर बोरेक्स ले लें, खास करके बोरेक्स, उसमें मिनरल एसिड डाल दें। मिनरल एसिड मतलब HCl H2SO4 ऐसा कोई एसिड डाल दें। तो होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को हटा देता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसने वीक एसिड H3BO3 को हटा दिया, उसकी जगह खुद सॉल्ट बना के चला गया। तो इस तरह से आप H3BO3 बना सकते हैं। विलेयता में काफ़ी अंतर है, इस आधार पर इनको पृथक किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा बोरिक एसिड आपने देखा हो, कैरम खेलते समय कैरम पे जो पाउडर डालते हो ना सफ़ेद, जिससे स्ट्राइकर ग्लाइड करता है तेजी से, वो सफ़ेद पाउडर बोरिक एसिड ही है। तो आप समझ सकते हैं कैसा होता है, स्लिपरी होता है। उसका टच कैसा है, उसको छू के देखना, साबुन के जैसा टच है। लेकिन उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्कोप से तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर निडल शेप आपको दिखाई देगा। सो ये कुछ खासियत है। स्टीम वॉलेटाइल होता है, आप ठंडे पानी में घोलेंगे नहीं घुलेगा, लेकिन वेपर के साथ जरूर ये मिक्स हो जाता है। लुईस अम्ल है नो डाउट, खुद का प्रोटॉन तो देता नहीं, और अगर इनडायरेक्ट प्रोटॉन दे रहा है तो फिर दुर्बल अम्ल ही होएगा। सो बेसिकली हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बोरिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, क्योंकि ये H+ देता नहीं है, लोन पेयर लेता है, वो एक लोन पेयर लेता है। बोरिक अम्ल का एक अणु 6 हाइड्रोजन बंध बनाता है। H बॉन्डिंग में हमने ये पढ़ रखा है। हाइड्रोजन निर्माण के कारण बहुलक अवस्था में भी प्राप्त होता है, और स्लिपरी इसलिए है कि समतल संरचना है sp2 संकरण की वजह से। तो बोरिक एसिड की एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, और 2 लेयर के बीच में लगता है वान डेर वाल फोर्स। याद रखिएगा, ये लिखा नहीं है मैंने, बट याद रखिएगा। बोरिक अम्ल की समतलीय संरचना है, परतीय संरचना है, और 2 परतों के बीच में दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण के बल लगते हैं। तो आपने स्ट्राइकर घुमाया, आपने बल आरोपित किया, उस बल में दुर्बल आकर्षण जो था वान डेर वाल्स का वो टूट गया, इसीलिए वो ग्लाइड कर गए। क्लियर? अच्छा, बोरिक अम्ल का अगर आपको टाइट्रेशन कराना है, अनुमापन कराना है, तो NaOH के द्वारा नॉर्मल कंडीशन में आप आसानी से अनुमापन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला लगाना है N1 = N2V2। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो रिएक्शन है वो 100% तो आगे जाती नहीं है, ये तो साम्य अवस्था आ जाएगी। और जब एसिड 100% रिएक्ट ही नहीं किया तो N1 = N2V2 कहाँ से लगा लोगे? जो शार्प एंड पॉइंट आना चाहिए ना टाइट्रेशन में, इंडिकेटर यूज करके, तीक्ष्ण अंतबिंदु जिसे हम बोलते हैं, वो नहीं आ पाता है। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। एनालिसिस में आपके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आने वाले। तो क्या किया जाए फिर? कैसे ये 100% रिएक्शन आगे की तरफ शिफ्ट की जा सकती है? तो कोई पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड मिला दो, पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें OH ग्रुप 1 से ज़्यादा है, और खास करके एक ही साइड OH ग्रुप हो, है ना। क्यों? ऐसा करने पर होगा ये कि आपने जो प्रोडक्ट साइड बनाया है, जो ऋणायन आपने बनाया है, जो संकुल आपने बनाया है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड से रिएक्ट करके एक चक्रीय वलय का निर्माण कर देगा, साइक्लिक रिंग बना देगा। इससे क्या होगा? उत्पाद की सांद्रता कम हो जाएगी। उत्पाद की सांद्रता कम होने से क्या होगा? लासातेली सिद्धांत आपने पढ़ा है कि अगर उत्पाद की सांद्रता कम हो जाए तो अभिक्रिया अग्र दिशा में चली जाती है, तो पूरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, वो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेटाबोरिक एसिड बनाता है, 160 पे टेट्राबोरिक एसिड बनाता है, और स्ट्रॉन्ग हीट करने पर बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। याद ही करना है। डिटेक्शन कैसे करते हैं बोरिक अम्ल का? तो ये बोरिक अम्ल को अल्कोहल से ROH से रिएक्ट कराओ। R की जगह CH3 रखा तो मिथेनॉल ले लोगे तो ट्राइमिथाइल बोरेट बनेगा, एथेनॉल ले लोगे तो ट्राइथाइल बोरेट। यहाँ पर जैसे मैंने एथेनॉल से रिएक्शन कराई है तो ट्राइथाइल बोरेट बनाया। अच्छा, ट्राइमिथाइल बोरेट और ट्राइथाइल बोरेट को जब आप फ्लेम में लेके जाओगे, गर्म करोगे ज्वाला में, तो हरे किनारे के साथ ज्वाला जलने लगेगी, और किनारों पे हरा रंग आ जाना उस फ्लेम में, ये इंडिकेट करता है कि नहीं, हमने बोरिक एसिड ही लिया था स्टार्टिंग में। तो ये एक डिटेक्शन भी है, इसका परीक्षण है, पूछते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर बोरॉन के कंपाउंड फिनिश होते हैं
और अब हम स्टार्टिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम को। चलिए बोरॉन फैमिली के लास्ट तक आते आते AlCl3 के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लें। वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है एल्यूमिनियम में, जैसे Al2O3 के बारे में हमने बात की, अल्फा Al2O3 कैसे बनता है, गामा Al2O3 कैसे बनता है। फिलहाल हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेट दो फॉर्म का होता है AlCl3। हाइड्रेटेड यानी जल योजित, तो AlCl3.6H2O जो होता है ना, ये तो हाइड्रेटेड है। और एनहाइड्रस में क्या होता है, केवल और केवल AlCl3 होता है। दोनों को बनाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर कहीं से भी H2O गलती से मिल गया है, जैसे HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है आपने, मतलब H2O साथ में आएगा, और H2O साथ में आएगा तो ये जो AlCl3 होगा ना, वो हाइड्रेटेड बनेगा, जलयोजित बनेगा। और एनहाइड्रस कैसे बनता है, वैसे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। अगर आपने वहाँ पर क्लोराइड ध्यान से पढ़े हो तो याद होगा, या तो सीधे सीधे क्लोरीन से धातु की रिएक्शन करा दो, और अगर धातु का ऑक्साइड लिया है तो वो सीधे सीधे क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करेगा, रिडक्टिव क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा आपको, अपचयन कराना पड़ेगा, अपचायक क्लोरीनीकरण जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू AlCl3 और CO बोलते हैं। रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, याद जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की। AlCl3 सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, नम वायु में जल अपघटन के कारण क्या होता है, जैसे AlCl3 किसी बॉटल में रखा है और बॉटल में नमी रह गई, तो क्या होगा, सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा भर जाएगा ऊपर, वाइट फ्यूम्स से आ जाएंगे। क्यों आ जाते हैं वो वाइट फ्यूम्स, क्योंकि जल अपघटन हो जाता है, जल अपघटन पे HCl बनता है, वो वाइट फ्यूम्स इसी के तो हैं। और AlCl3 आपको पता है कि वेपर फॉर्म में क्या होता है, द्विलक बना जाता है, अध्रुवीय विलायक में द्विलक बना जाता है। इसमें एक बंध कोण का क्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनल बॉन्ड एंगल होता है। उसके बाद ये जो ब्रिज बना हुआ है उधर का बॉन्ड एंगल है, सबसे कम ये वाला होता है, इंटरनल ब्रिज एंगल। तो ये बंध कोण जरूर याद रख सकते हैं। B2H6 के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ भी बातचीत नहीं की है। क्यों? क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो अननेसेसरी टाइम बर्बाद क्यों किया जाए। वो सारी बातचीत हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर रखी है। बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। बाकी रह गया एलम, तो भाई M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये एलम यानी फिटकरी का फॉर्मूला है। यहाँ पर M वो धातु है जिसका संयोजकता कारक 1 है, यानी जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होगी, और M- वो धातु है जिसका संयोजकता कारक 3 है, यानी ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होगी। कौन कौन है, तो M- में अमोनियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, थैलियम है। तो सारे के सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स ले लिए, वो अल्कली मेटल क्षारीय धातुएं ले लिए, लिथियम को छोड़ के। लिथियम एलम नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो एलम होता है ना, हर एक धनायन के आसपास 6 H2O रहते हैं फिक्स है, और लिथियम इतना छोटा है कि उसके आसपास 6 H2O को रखने की जगह ही नहीं है, त्रिविम बाधा। तो लिथियम के अत्यधिक छोटे आकार के कारण ये एलम नहीं बना पाता, फिटकरी नहीं बना पाता। बाकी M- को याद कैसे रखें हैं, तो लीना की रफ से फरियाद तो आपको वैसे ही याद रहता है, अमीना की रफ से फरियाद कर दो, तो अमीना की रफ से फरियाद थी, अमीना की रफ से फरियाद थी। क्या रफ से फरियाद थी, फिलहाल कोई गाकर मनाए, है ना, अमीना की रफ से फरियाद थी, फिलहाल कोई गाकर मनाए। ये सारी फिटकरी याद हो जाएंगी। लिथियम फिटकरी क्यों नहीं बनाता, एलम क्यों नहीं बनाता, याद हो जाएगा, छोटे आकार के कारण। एलम का जो जलीय विलयन है वो कैसा होता है, हमने देखा कि बोरेक्स का जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है, क्योंकि NaOH बन रहा है, प्रबल क्षार। जल अपघटन करा लो इधर भाई, एक पोटास एलम ले लो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, वो क्या है, पोटास एलम। K2SO4 से क्या बनेगा, KOH H2SO4, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। यहाँ से आइडिया नहीं लगा। Al2SO4 होल थ्राइस, इसके जल अपघटन पे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल भी नहीं बोल सकते, उभयधर्मी होता है वैसे तो, सामने अम्ल है इसलिए क्षार मान लें, है ना। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार, और H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल, और प्रबल अम्ल है तो परिणामी विलयन अम्लीय ही होगा। सो एलम और फिटकरी जो है वो उसका जलीय विलयन अम्लीय स्वभाव का होता है। कहाँ कहाँ काम में आती है, आपने देखा होगा सेविंग वालों की दुकान पे रखी होती है, सस्ती सेविंग है ना, महंगे वाले तो आजकल वो ग्लिसरॉल बेस्ड आफ्टर सेव लोशन रखते हैं। सस्ती दुकानों पे जाओगे तो वो फिटकरी ही रखता है सामने वाला, या फिर बॉटल में घोल के रखता है, वाइट वाइट सा कुछ दिखेगा आपको।
जैसे ही गलती से कहीं पे कट लग गया, खून निकलने लग गया, वो फिटकरी उठाता घिस देता है उस जगह पे, खून निकलना बंद, कोगुलेशन हो जाता है ना। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड कोलॉइड है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, यहाँ से फिटकरी खींच दी, क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया। खैर वो बात छोड़ें, इतना तो याद रख सकते हैं ना कि रक्त बहाव अगर कहीं हो गया, हल्का फुल्का कट लगा हुआ है, तो उसको रोक सकता है, फिटकरी खींच दो। और कहाँ है, जल के शुद्धिकरण में, वहाँ पे भी काम में आता है, डाइंग इंडस्ट्री में काम में आता है, रंजक जिसे बोलते हैं, कलर वगैरह जहाँ करते हैं वहाँ पर एज मॉर्डेंट काम में आता है फिटकरी, और लेदर की टैनिंग में तो काम में आती है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 21 21 799।